नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी आतंक परस्त पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली बड़ी जिम्मेदारी की। साथ ही बात होगी ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में आए टकराव की। साथ ही इसके अलावा होंगी तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख का बड़ा ऐलान। कहा, अगले साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में हो सकता है आम चुनाव। चुनाव आयोग जारी करेगा विस्तृत रूपरेखा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की पीएम मोदी से बात। प्रधानमंत्री ने कार्नी को दी चुनाव में जीत पर बधाई। G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी जताया आभार। ट्रंप और मस्क के बीच चरम पर जुबानी जंग। व्हाइट हाउस ने कहा, दोनों लोगों के बीच फिलहाल बातचीत की कोई योजना नहीं। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की मांग की। और रूस के भीषण हमलों से दहला यूक्रेन। कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। 3 की मौत। क्रेमलिन ने युद्ध को बताया अपने लिए रूस के लिए अस्तित्व का सवाल। इजराइल की लेबनान को कड़ी चेतावनी। कहा, हिजबुल्लाह के निरस्त्र होने तक जारी रहेगा हमला। ताजा बमबारी में संगठन के सामरिक ठिकाने ध्वस्त। लेबनान ने बताया सीज फायर का उल्लंघन। और आइए शुरुआत करते हैं। आतंक परस्ती का सबसे अव्वल देश पाकिस्तान, जिसके मंसूबों से दुनिया वाकिफ है। उस पाकिस्तान को एक तरफ तो यूएनएससी की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 19 देशों पर यात्रा प्रतिबंध तो लगाया, लेकिन पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया। ऐसे में ये दोहरा चरित्र क्या आतंक के खिलाफ सच में जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ा पाएगा? देखिए। पाकिस्तान कई दशकों से आतंक के अजगर को दूध पिलाता आ रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों द्वारा मानवता को दंश देते कई बार देखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो खुलेआम कबूल कर चुके हैं कि उनका देश आतंकियों को लंबे समय से पालता पोसता आ रहा है। दुनिया इस बात से भी परिचित है कि आतंक के अड्डे पाकिस्तान के किसी अंधेरे कोने में नहीं बल्कि दिन दहाड़े चलते हैं। लेकिन हैरत तब होती है जब पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के मजबूत गठजोड़ की पूरी जानकारी होने के बावजूद उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समितियों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया जाता है। यह सुनने में कितना हास्यास्पद है कि पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधित समिति का अध्यक्ष, 9/11 के बाद बनी आतंकवाद विरोधी पैनल का उपाध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्था पर एक कार्य समूह का सह अध्यक्ष बना दिया गया। ये बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देने जैसा लगता है। हालांकि आतंकवाद विरोधी समिति के पास कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ सदस्य देशों की गतिविधियों की निगरानी करने और उन्हें सुझाव ही दे सकती है। भले ही हर कोई इस बात पर सहमत हो कि आतंकवाद से लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी बयानबाजी पर खरा नहीं उतरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली है। बुधवार को ट्रंप ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान जो खुलेआम अमेरिका द्वारा नामित आतंकी समूहों को शरण देता है, इस सूची से गायब है।
जबकि कुछ महीने पहले तक ऐसी चर्चा थी कि उसे भी इस सूची में डाला जाएगा। मार्च में ट्रंप प्रशासन के एक आंतरिक ज्ञापन में यह संकेत मिला था कि पाकिस्तान को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, मगर अंतिम सूची से उसका नाम हटा लिया गया। इससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अचानक ये बदलाव क्यों किया गया। कई लोग इस बदलाव के पीछे पाकिस्तान और ट्रंप से जुड़ी एक अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से जुड़े एक बड़े समझौते को कारण मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में WLF का ट्रंप परिवार से सीधा संबंध बताया जाता है, जिसमें एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जेरेड कुशनर की भागीदारी है। आखिर होगा कैसे और जीरो टॉलरेंस की जो नीति लेकर पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, अब उस पर आगे क्या हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल कि ये दोहरा चरित्र आखिर क्यों? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आतंक को रोकने के लिए पूरी दुनिया एक मंत्र के साथ एक साथ आगे बढ़कर लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ UNSC में इस तरह की अगर स्थितियां होंगी तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सवाल तो उठेंगे ही, और ये पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं, ये बहुत अरसे से सवाल उठ रहे हैं जी। क्योंकि पहले भी ये कहा गया था, जो हमको देखना है जब तालिबान के बारे में हुआ था, जो गुड टेररिस्ट कौन है और बैड टेररिस्ट कौन है। जो आतंकी हैं उनको भी, जो अच्छा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको तो आप गुड टेररिस्ट बता देते हो, जो दूसरा है तो उसको आप बैड टेररिस्ट। तो ये वाली जो दो मुखी चरित्र है, ये तो पूरे विश्व में हिपोक्रेसी जिसे कहा जाए, वो तो पूरे विश्व में बहुत पहले से चलता रहा है। और इस बारी जो आपने बताया है, जो पाकिस्तान को उस श्रेणी में क्यों नहीं किया गया, 12 जो देश हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है जी। देखिए, पहले भी आपने जैसे बिल्कुल ठीक बताया, जो अगर 2018 में 1 जनवरी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले अपने कार्यकाल में उनका जो उन्होंने एक ट्वीट भेजा था और उन्होंने कहा था, जो हमको जो आतंकी चाहिए उनको पाकिस्तान पनाह दे रहा है, उनको सेफ हेवन दे रहा है, और हमने अभी तक उसको $33 बिलियन दे दिए हैं जो आतंकवाद से वो लड़ाई करे और जूझे, परंतु हमको वो केवल झूठे वादे देता रहा है जी। हमको वो बेवकूफ बनाता रहा है, और अब ये नहीं चलेगा। तो देखिए, ये उन्होंने उस समय कहा था, परंतु फिर जब डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत पड़ी, जो हमको उनको तालिबान से बात करनी है, अफगानिस्तान से बात करनी है, तो वो बिल्कुल इमरान खान को, आपको याद होगा उस समय के प्रधानमंत्री थे जी, उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला लिया और यहां तक भी कह दिया, जो मैं कश्मीर के ऊपर मीडिएट करूंगा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुझे रिक्वेस्ट किया है, जो आप करिए, इस पर मीडिएशन करिए, मध्यस्थता करिए। तो देखिए, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो तब वो एकदम पासा उनका पलट जाता है। इस बारी भी अगर आप देखते हैं तो जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 12-13 फरवरी को वहां पर अमेरिका में, और जो बातचीत हुई थी, तब उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राना को भारत के सुपुर्द कर दिया था जी। और जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें ये बिल्कुल लिखा हुआ है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान में है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, जो 26/11 हमारे यहाँ पर बंबई में जो हमले हुए थे, उनके जो भी गुनहगार हैं उनके विरुद्ध केस करना चाहिए, वो सब हुआ था। परंतु फिर अब जैसे आपने कहा, ये क्रिप्टो करेंसी और बिल्कुल WLF, हाँ WLF उसका, और फिर कुछ और भी है, जो वहां पर कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको माइन किया जाए, तो वो तो पाकिस्तान उनको ये सहायता करने के लिए तैयार है। तो उसमें उन्होंने अपना रुख बदल दिया है, तो वो अपने फायदे के लिए वो देखते हैं, जो जहां फायदा है वहीं पर वो चले जाते हैं। निश्चित तौर पर सर, एक कहावत भी है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू। तो कहीं ना कहीं ये जो कहावत है वो यही सार्थक फिट बैठती है, क्योंकि साफ तौर पर जब उनको अपना कहीं फायदा दिखता है तो उसमें उनको आतंकवाद नजर नहीं आता, लेकिन जहां नुकसान दिखता है वहां पर आतंकवाद को लेकर वो अपनी बात ऊंची करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में किस तरह से इसका संदेश जाता हुआ नजर आता है आपको? क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस के लिए आगे बढ़ने की कवायद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ जो है वो बीच में छूटता जा रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब इन देशों का, अमेरिका का, यूरोप का,
चीन का, रूस तक का भी मैं यही कहूंगा, जी। जो जब उनके ऊपर ये मार पड़ती है तब तो ये चाहते हैं जो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो। परंतु देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, जो भारत ने ये बिल्कुल दिखा दिया है, जो अगर हमें अपनी जनता की, अपने जो नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी हमें रक्षा करनी है, उनका हमें ख्याल रखना है, अपनी पूरी देश की जो संप्रभुता की हमने रक्षा करनी है, तो चाहे विश्व हमारे साथ हो, विश्व हमारे साथ नहीं हो, हम में अब देखिए इतनी शक्ति आ गई है। हम पहले जब 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर हम 10वीं 14वीं अर्थव्यवस्था थे, अब हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं विश्व जी, में। जी। तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनने वाले हैं। जी। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमने दिखा दिया है जो हमारे अपने यहाँ के घर में बने हुए डोमेस्टिक जो है आत्मनिर्भरता पर जो हमने अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, उनका जो प्रदर्शन रहा है अभी ऑपरेशन सिंदूर में, वो बहुत अच्छा रहा है। जो पाकिस्तान के पास सारे चीनी वो थे, वेपनरी थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी, ये बैलिस्टिक मिसाइल थे, लॉन्ग रेंज वेपन्स थे, सब एकदम खत्म हो गया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, सबको हमारी ब्रह्मोस ने एकदम खत्म कर दिया है। तो देखिए, हम में अब शक्ति है। जब हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू टेरर, तो हम अपने बलबूते पर उसको आगे ले जा सकते हैं, उसको पूर्वान्वित कर सकते हैं। हमें दुनिया में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए, जो लड़ाई कर रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध, केवल भारत के लिए ये लड़ाई नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए लड़ाई है। तो ये उनके फायदे के लिए है, जो अगर वो भारत के साथ आकर खड़े हो। ये देखिए, बहुत ही चिंता की बात है जो टेररिज्म, आतंकवाद को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर तालिबान जब से आया है अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में, पहले तो तालिबान सब जगह एक प्रोस्क्राइब्ड आतंकी गुट माना जाता है बहुत देशों में। अब वो वहां पर 2021 से आ गया है। अब देश वहां से उसको आतंकी गुट के दर्जे से हटाने लगे हैं। और ऐसा ही आपने देखा सीरिया में भी। बिल्कुल। ये अल शारा को अभी जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर गए, तो वो भी आतंकी रहे हैं, अल कायदा के आतंकी रहे हैं, उनको भी उन्होंने गले लगा लिया है। बिल्कुल सर, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार तमाम सवाल भी खड़े करती हैं कि आखिर दुनिया जो है वो मंत्र कुछ और देती है, बात किसी और चीज़ की करती है, लेकिन राह कोई और पकड़ती है। तो आखिर ये दिशाएं क्यों अलग हैं, ये तमाम अहम सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आती है। आप बने रहिए अशोक सर हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा भी करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है, यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से हटते ही एलॉन मस्क खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहा है। मस्क और ट्रंप के बीच तीखी बहस की खबरें तो कई बार सामने आई हैं, लेकिन अब की बार बहस इतनी बड़ी है कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने तक की बात कह दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी मदद के बिना ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव ना जीत पाते। क्या है दोस्ती में दरार की ये इनसाइड स्टोरी, आइए देखते हैं। दुनिया ने देखा दो शक्तिशाली दोस्तों का जलवा। जब दोनों मिले तो न सिर्फ अमेरिका की सियासत में भूचाल आया, बल्कि वैश्विक स्तर पर देशों के समीकरण में बदलाव दिखा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क के जाती समीकरण इतनी जल्दी बदल जाएंगे, शायद दोनों को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। और जब संबंधों की डोर टूटी तो इसमें जकड़े एक दूसरे के राज भी बेताबी से बाहर निकलते दिखाई दिए। ट्रंप की जीत पर नाचने वाले मस्क अब उनकी धज्जियां उड़ाने पर उतर आए हैं, तो ट्रंप भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि उनकी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के कानून में कटौती की बात की, तब से मस्क को परेशानी होने लगी है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मस्क की काफी मदद की, लेकिन अब वो बेहद निराश हैं। मस्क ने ट्रंप पर एहसान फरामोश होने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वो नहीं होते तो ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए मस्क ने कहा कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा कि मस्क पहले इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए। वे पागल हो चुके हैं। उन्होंने मस्क की कंपनी के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दी। मस्क ने ट्रंप के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप का दावा झूठा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे ये बिल कभी नहीं दिखाया गया। इसे आधी रात को इतनी जल्दी में पास किया गया कि कांग्रेस के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप के दौर ने तब नाजुक मोड़ ले लिया जब मस्क ने ट्रंप का नाम एपेस्टीन फाइल्स में होने का दावा कर दिया। मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि ट्रंप का नाम होने के कारण एपेस्टीन फाइल को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। दरअसल एपेस्टीन एक अरबपति फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे और 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई थी। इस फाइल में कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम होने की बात कही जाती है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि अब समय आ गया है असली बम गिराने का, क्योंकि ट्रंप का नाम इन फाइलों में है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। ट्रंप ने 2022 में एक इंटरव्यू में एपेस्टीन को बहुत बढ़िया आदमी बताया था। ट्रंप के साथ तनातनी के बीच मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेस्ला के शेयरों में गुरुवार को 14% की गिरावट दर्ज की गई। कहते हैं कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, ऐसे में ये दोस्ती का जो इम्तिहान चल रहा है वो किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से दोनों की राहें अलग अलग हुई हैं तब से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो समय के साथ और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, क्या इससे अमेरिकी सत्ता पर भी कोई असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? जी देखिए, जैसे आपने कहा, जब से ये शुरुआत हुई है और ये ज्यादा देर नहीं हुई, उसकी शुरुआत हुए करीब 2 दिन हुए हैं, क्योंकि जो बुधवार था 2 दिन पहले, तो तब वहां पर वो कहते हैं व्हाइट हाउस में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो किसी को इसका इल्म नहीं था जो ऐसे कुछ हालात होने वाले हैं। ये तो कल ही वीरवार के दिन जब ऐसी बातें हुई और एकदम ही ऐसा बवाल उठ गया है। देखिए, शुरू से मालूम था ये दोनों जो हस्तियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, बहुत ही सेल्फ विल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं। तो ये तो सभी कह रहे थे जो इनका जो ब्रोमांस है, इनका जो साथ है, ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में टकराव जरूर होगा। और जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पेरिस अकॉर्ड से, क्लाइमेट चेंज से वो निकल गए, तो ये भी मालूम चल गया जो इलॉन मस्क की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा और दोनों के
रिश्तों में जरूर कुछ ना कुछ खटास आएगी। परंतु एक बात इतनी जल्दी आना और दूसरी बात इतनी तेजी से आगे बढ़ना, इतना नास्टी और इतना डर्टी हो जाना, जैसे दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। और आपने प्रश्न पूछा जो ये किस पर भारी पड़ने वाला है, मेरे विचार से दोनों पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो उन्होंने कहा है जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो बहुत ही कम उससे मार्जिन से, 1 वोट के मार्जिन से पास हो गया है, परंतु अब सेनेट में जाना है। सेनेट में रिपब्लिकन्स के 53 सदस्य हैं और डेमोक्रेट्स के 47। तो मगर अगर 3 या 4 सेनेटर्स दूसरी तरफ चले जाते हैं तो ये बिल पारित नहीं हो पाएगा। और इलॉन मस्क ने कहा है जो भी इसको सपोर्ट करेगा उसको फिर इलॉन मस्क जो सर एक सवाल और आता है कि एप्स्टीन फाइल का जो जिक्र अभी सामने आ रहा है उससे ट्रंप की परेशानियां कितनी बढ़ सकती हैं? बहुत बढ़ सकती हैं। देखिए ये तो एप्स्टीन फाइल में जो भी है नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण के लिए तो वो उसके विरुद्ध केस भी चला था और उसको विरुद्ध उसको जेल भी हुई थी। तो और बहुत सारे ऐसे जाने माने नाम थे जो कि उसकी फाइल्स में आए हैं, पर वो अब फाइल रिलीज नहीं हुई है। अगर इसके बारे में अब इलॉन मस्क ने कहा है, अगर फाइल कहीं से वो रिलीज हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख पर, उनकी इमेज पर, उनके क्लाउड पर, उनके प्रभाव पर, इन्फ्लुएंस पर बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इतना जोर से उनके विरुद्ध गए हैं। पर अब देखिए उन्होंने कहा जो शुक्रवार को, अब हमारे यहाँ तो शुक्रवार हो गया परंतु अमेरिका तो 12 घंटे हमसे पीछे है, तो उन्होंने कहा शुक्रवार को दोनों नेता बात करेंगे। परंतु मेरे विचार से बात इतनी आगे बढ़ गई है जो एक टेलीफोन कॉल से इसका निवारण नहीं होने वाला है। पाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो सर आने वाले समय में हम क्या देख पाएंगे, क्योंकि अभी जो अमेरिका में स्थितियां चल रही हैं साफ तौर पर एक तरह से कहें ट्रेड भी उससे प्रभावित हो रहा है और इसके अलावा जो सियासत प्रभावित हो रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए ये किस तरह से एक गहरी चोट देकर जाएगा अगर दोनों की राहें साफ तौर पर जो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग नजर आती है तो? जी बिल्कुल। देखिए एक तो इलॉन मस्क के ऊपर अगर देखा जाए, आपने स्वयं बताया जो वहाँ पर टेस्ला की जो वैल्यू है वो करीब 14% उसके शेयर प्राइसेस गिरे हैं जी। फिर उसमें ये भी है जो करीब 22 जो अगर सब्सिडीज वगैरह उनसे कम कर दी जाती हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडीज वगैरह ले लिए जाते हैं, तो करीब $22 बिलियन का उनको नुकसान पड़ने वाला है। और फिर दूसरा है ये जो अगर चीन के ऊपर, जो वहां से चीन से सामान आने वाला है, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियों की प्रोडक्शन होती है, अगर वहां पर टैरिफ्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये भी इलॉन मस्क के लिए बहुत मुश्किल सिद्ध हो सकता है। एक सर सवाल छोटा सा और है कि जिस तरह की चेतावनी के तौर पर भी इसको अगर हम देख सकते हैं कि जो एलन मस्क ने कहा है कि वही सत्ता में लाए थे तो वो कहीं ना कहीं सत्ता से हटा भी सकते हैं, क्या इस बात में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दम है? क्या एलन मस्क के पास इतनी पावर है कि वो ट्रंप को सत्ता से हटा सकते हैं? देखिए मैं इसी पर आने वाला था, जो अब मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है अगले साल नवंबर में जी। और अगर इलॉन मस्क जैसे उन्होंने धमकी दी है जो वो सपोर्ट नहीं करेंगे और ट्रंप और उनके रिपब्लिकन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा ये लग सकता है जो इनकी जो मेजॉरिटी है हाउस में है, जो मेजॉरिटी है सेनेट में है, जो गवर्नर्स हैं, वो उसमें रिपब्लिकन्स को बहुत हार का सामना करना पड़े। और अगर ऐसी बात होगी तो राष्ट्रपति ट्रंप तो एकदम लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे अगले 2 साल में। तो उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस देखिए वैसे ही विश्व में कम होता जा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे उसमें किसी भी वादे को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और अगर वो हार जाते हैं अगले साल नवंबर में ये जो कांग्रेशनल इलेक्शंस होते हैं, तो तब तो उनका प्रभाव अपने देश में भी और पूरे विश्व में बहुत कम हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। आने वाले समय में जो तस्वीर है वो और साफ होती हुई नजर आएगी और इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।
जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में कुछ मिलिशिया समूहों को सक्रिय करने से इजरायली सैनिकों की जान बचाई जा रही है। उन्होंने फेसबुक पर साझा किए एक वीडियो में कहा कि हमने गाजा में ऐसे कबीले सक्रिय किए हैं जो हमास के विरोधी हैं। इसमें क्या गलत है? इससे तो सिर्फ इजरायली रक्षा बल यानी IDF के सैनिकों की जान बच रही है। ये बयान उस समय आया है जब विपक्ष के नेता एविगडोर लिबरमैन ने सरकार पर गाजा में हमास विरोधी फिलिस्तीनी मिलिशिया को हथियार देने का आरोप लगाया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने रफा क्षेत्र में एक प्रभावशाली कबीले के नेता यासर अबू शबाब को हथियार दिए हैं। रूस ने शुक्रवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 49 लोग घायल हो गए। रूस ने 460 ड्रोन और 45 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कीव के मेट्रो मार्ग और रेलवे को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए आतंकवादी कृत्यों की प्रतिक्रिया में उसके सैन्य ठिकानों पर किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शायद ये बेहतर होगा कि दोनों देश कुछ समय तक लड़ते रहें। इस बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। व्हाइट हाउस में मर्ज से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच गहरी नफरत और बदले की भावना है। ऐसे में निकट भविष्य में युद्ध विराम की उम्मीद करना मुश्किल है। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाने के बाद ICC के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराया है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू करने के फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा दिया। ICC ने इन प्रतिबंधों को अपनी स्वतंत्रता पर हमला बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM की रिपोर्ट के अनुसार सूडान में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, जिसमें करीब 77 लाख लोग अप्रैल 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। ये संघर्ष सूडान की राजधानी खार्तूम में सूडानी सशस्त्र बल SAF और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच शुरू हुआ और ये धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। मध्य पूर्व समेत दुनिया के कई देशों में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सुबह की नमाज अदा की और अपने परिजनों और दोस्तों से मुलाकात कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में लोग पुराने शहर की गलियों से जुलूस निकालते हुए स्थानीय मस्जिद तक पहुंचे, जहां नमाज के साथ ऐतिहासिक परंपरा पूरी हुई। ये प्राचीन रिवाज इस पवित्र त्योहार पर सामूहिक एकता और धार्मिक भावना को जीवंत बनाता है।